नमस्कार। पिछले 2-3 महीनों के इंतजार के बाद आखिर चुनावी रिजल्ट आ गए हैं और बीजेपी को लगभग 290 से 295 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 225 से 235 सीटें आती हुई अभी तक के रुझानों में दिख रही हैं। और जैसा उम्मीद की जा रही थी, लगभग रिजल्ट वैसा ही आया है। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र और खास करके उत्तर प्रदेश के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजे किसी ने भी ऐसा उम्मीद नहीं की थी कि इंडिया अलायंस को 40 से ज्यादा सीटें जीतने में सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बात किया था कि इंडिया अलायंस के पक्ष में दो मुद्दे काफी प्रभावी रहे। पहला, जिस तरह से उन्होंने संविधान और लोकतंत्र बचाने का नारा दिया और उन्होंने इस तरह से प्रचारित किया, अगर बीजेपी फिर से 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा और दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव के परिणाम आए, उससे अब मुझे लगता है कि ये मुद्दा उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि अगर ये मुद्दा प्रभावी रहता तो पूरे देश भर में ये मुद्दा प्रभावी रहता। खास करके बिहार में, जहां पे उत्तर प्रदेश, खास करके पूर्वांचल के मतदाता और बिहार के मतदाता के वोटिंग पैटर्न, वहां के वोटरों के सोचने का तरीका लगभग एक जैसा है। लेकिन बिहार में जहां एनडीए काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया जिस तरह से पूरा का पूरा बीजेपी का खेमा उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। तो आखिर अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इंडिया अलायंस को ऐसे कौन से मुद्दे थे जो उनको उत्तर प्रदेश और बंगाल में इतनी बड़ी सफलता दिलाई, लेकिन बाकी हिस्सों में, मध्य प्रदेश जहां पे एसटी वोटर इतनी बड़ी संख्या में है, अगर संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का मुद्दा इतना सफल होता तो बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप नहीं करती। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने चौंकाने वाले नतीजे आने के बाद जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, जो दो मुद्दे जो काफी प्रभावी हुए। हालांकि मैं अब भी इस बात को मानता हूं कि संविधान और लोकतंत्र बचाने का जो मुद्दा था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दलित वर्ग इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसके वजह से उनका वोट परसेंट बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से उनको इंडिया अलायंस को यूपी में सफलता मिली है, जो मुझे लगता है दो कारण। पहला, जब इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में ये नारा दिया, अगर बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने में सफलता मिलेगी तो ये पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उसके काउंटर में बीजेपी ने इस आरक्षण खत्म करने वाले बात को काउंटर करने के लिए, जब बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी ने कहा अगर इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये पिछड़े और दलितों का आरक्षण लेके मुसलमानों को दे देगी, तो ये बात करने के बाद मुस्लिम वोट और ज्यादा कंसोलिडेट हुआ। जबकि जैसा बीजेपी उम्मीद लगा रही थी, इस मुद्दे को उछालने के बाद हिंदू वोटर भी पोलराइज होगा, लेकिन हिंदू वोटर पोलराइज नहीं हुआ। खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने सोशल इंजीनियरिंग की, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, जातियों का विशेष ध्यान रखा, तो फिर हिंदू वोटर हिंदू मुस्लिम के नाम पे पोलराइज नहीं हुए, जबकि इंडिया अलायंस के पक्ष में मुस्लिम वोटर पोलराइज हुए, कंसोलिडेट हुए। उसका उदाहरण मैं बताता हूं, बंगाल का एक बहुत बड़ा सीट है बहरामपुर, जहां से कांग्रेस के अहिर रंजन चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि टीएमसी ने क्रिकेट जगत के हस्ती यूसुफ पठान को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वहां के मुसलमानों ने बहुत ही चालाकी से वोट करते हुए वहां के मुसलमानों ने अहिर रंजन के पक्ष में वोट किया। मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी मुस्लिम वोटर ने जहां पे जो कैंडिडेट बीजेपी को हराता हुआ दिखा, उसी प्रत्याशी को वोट किया, ना कि भले ही कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी दूसरे पार्टी का खड़ा था लेकिन वोट नहीं किया। उनका पूरा का पूरा फोकस बीजेपी को हराने का था। जो प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा उसे ही मुसलमानों ने वोट किया। जबकि वहीं उत्तर प्रदेश में, खास करके पूर्वांचल के इलाकों में देखा जाए तो जितने हिंदू वोटर हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग किया, तरह तरह के जातियों को टिकट बांटे, तो कहीं ना कहीं हिंदू जातियों में बढ़ता हुआ दिखा और उसका परिणाम नतीजों में भी दिख रहा है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण, जिस तरह से बीजेपी के संगठन में गुटबाजी हो रही थी, टिकट बंटवारे से लेकर अंतिम चरण के चुनाव तक, नेता एक दूसरे पे छीटाकसी कर रहे थे, एक दूसरे पे बयानबाजी दे रहे थे। आप चाहे कैसरगंज के नेता हो, चाहे मोदी जी के द्वारा भेजे गए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा हो,
वो गुटबाजी बीजेपी को काफी भारी नुकसान पहुंचाया है। और वैसे भी 2022 के चुनाव में जब ऐसा माना जा रहा था कि इस समय मोदी और योगी जी का लहर चल रहा है, उसके बाद भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, घोसी जैसे गाजीपुर, इन शहरों में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। कौशाम्बी भी उसमें शामिल था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ये सब सीटें जीतने में समाजवादी पार्टी फिर से सफल होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण का पूर्वांचल प्रयोगशाला रहा है। तो लेकिन हर बार पिछले सभी चुनावों में मुस्लिम वोटर का बंटवारा कहीं ना कहीं समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में होता रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से मुस्लिम वोटर कॉन्सोलिडेट हुए, यादव वोटर विधानसभा के चुनाव में भले ही 90 से 95% अखिलेश यादव के पक्ष में वोट करते हुए नजर आते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवाद के नाम पे 20 से 25% यादव बीजेपी के पक्ष में वोट करते थे, लेकिन वो भी काफी संख्या में कम दिखाई दिया। और तीसरा, जैसा कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि जो संविधान बचाने का जो नारा था, कहीं ना कहीं दलित वोटरों का समाजवादी पार्टी के पक्ष में रुझान देखा गया, जो इस तीनों फैक्टर मिलके समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत सुनिश्चित की। इस तरह की जीत जहां तक मुझे याद है 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो इस तरह की जीत मिली थी। और इस बार अखिलेश यादव जी का अपने नेतृत्व में पहली जीत है, क्योंकि 2012 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, लगातार 4 चुनाव हारने के बाद आखिरकार अखिलेश यादव जी को इस लोकसभा के चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव जीतने में सफलता मिली है। आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना